नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ताल ठोक के आज के मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। रात 8 बजे आपको देखना है जी न्यूज, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे बहस का नया शो कसम संविधान की, जिसमें हम आपके मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे, वो मुद्दे जिनका सरोकार सीधे तौर पर आपसे है और सियासत की जवाबदेही तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए देखना ना भूलें कसम संविधान की रात 8 बजे। और ताल ठोके में आज की बहस का मुद्दा है सर तन से जुदा, जिसका अब आप कह सकते हैं एक नया वर्जन आ गया है। इसमें धमकी किसी हिंदू को नहीं दी गई है, इस बार धमकी मुसलमान को मिली है, और वो भी अल्लाह की शान में गुस्ताखी पर नहीं मिली है, बल्कि संघ यानी आरएसएस का सम्मान करने पर, पीएफआई के खिलाफ सरकार का गुणगान करने पर यह धमकी मिली है। और हाँ, राष्ट्रपिता का अपमान करने के नाम पर भी यह धमकी दी गई। 22 सितंबर को तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जरा वो तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर है। आरएसएस प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत दिल्ली की मस्जिद में गए, इसके बाद एक मदरसे में गए और इस दौरान ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी उनके साथ थे। इमाम इलियासी ने इसके बाद मोहन भागवत को क्या क्या कहा था वो आपने जी न्यूज पर सुना था। राष्ट्रपिता कहा था जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में, और राष्ट्र ऋषि भी कहा था। बस उसी के बाद से इमाम साहब को धमकियां मिल गई, धमकियां मिल रही हैं सर तन से जुदा करने की, जैसा कि उन्होंने पुलिस को अपनी शिकायत में भी बताया है। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने पर उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि ऐसा नहीं किया तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी, और इसलिए भी उन्हें धमकाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पीएफआई पर बैन के सरकार के फैसले का गैर मकदम क्यों किया, उसका स्वागत क्यों किया। और वो ये कह रहे हैं, इमाम इलियासी ये कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, किसी भी हाल में मैं इनके सामने झुकने वाला नहीं हूं। किस तरह से लगातार इस बड़ी खबर पर रिएक्शंस मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये दोनों काम मैं नहीं करने वाला हूं, इसके लिए वो मेरे सर तन से जुदा कर दें या मेरे परिवार को कुछ भी कर दें, मैं अब हटने वाला नहीं हूं। पीएफआई के मामले में भी मेरा वही स्टैंड है, मैं इनसे किसी तरह से डरने वाला नहीं हूं। मोहन भागवत जी और इमाम साहब का जो मिलन हो रहा है ना, ये एक मिलन नहीं है, ये राष्ट्र का मिलन हो रहा है। अगर सबका डीएनए निकालोगे तो सब एक हो ही जाएगा ना। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर खुदा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि इमाम ने संघ का सम्मान कर दिया, इसलिए उसे भी मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। और कट्टरता के इस ट्रेंड में संघ का दोस्त बनने की, उसके लिए दिल में नरमी रखने वालों के लिए भी वही सजा है जो रसूल की शान में कुछ बोलने की होती है। इसीलिए ताल ठोक के ये बड़ी बहस हम लेकर आए हैं, संघ पर फिदा तो सर तन से जुदा। इमाम की जान का दुश्मन कौन है, संघ का सम्मान, उस पर क्या मौत की धमकी मिलेगी? ये वो सवाल हैं जिन पर आज ठोकेंगे ताल। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ आरएसएस समर्थक राजीव तुली जी हैं, हमारे साथ आसिफ सोहेल इस्लामिक स्कॉलर हैं, बिलाल खान एडवोकेट है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और सैयद असीम वकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही उमर इलियासी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इमाम इलियासी ये कह रहे हैं कि 22 सितंबर से लगातार उन्हें धमकियां आ रही हैं। ऐसी ही एक धमकी जब उन्हें आई तो उसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। इसमें आप सुने कि धमकी देने वाला क्या कह रहा है और इमाम इलियासी उसे क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए जरा।
देखिए, पहली बात तो यह है कि आप इस समय बंगाल से बोले या बांग्लादेश से बोले, मुझे आप मुफ्ती हो या कोई भी हो, मुझे आपकी धमकी से मुझे डर नहीं लगता है। पहली बात तो यह है, आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। और आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनको राष्ट्रपिता बोलता हूं। राष्ट्रपिता का मैंने उनको अपने भाव से दिया, मैंने राष्ट्र ऋषि उनको बोला, मैंने अपने इमाम हाउस में बुलाया, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सुनो, नहीं, मेरे पीछे क्या होगी नहीं होगी, मुझे इन सब बात से डर नहीं लगता। ना मैं किसी के डर में आता हूँ, ना मुझे किसी का थ्रेट है। आप तो गुलाम हो ना? नहीं, मैं गुलाम हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मुझे देश भर से कुछ भी बोलो, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। आप मुझे फोन क्यों किया? आप क्या बता रहे हैं मुझे? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? अरे राष्ट्रपिता बोल दिया तो बोल दिया, मैं वापस नहीं लूंगा अपने शब्द। बोला ना आपको मैंने, मैं आपसे पूछ के नहीं लिया था। आप मुझे क्या बताएंगे? मैं शब्द वापस नहीं लूंगा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। तो कैसे इमामती कर पाओगे? मैं कैसे रहूंगा, कैसे नहीं रहूंगा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी। आंदोलन करो मेरे खिलाफ साजिश रचो, कहां से करो मुझे नहीं मालूम। तो अभी आपने सुना किस तरह से उमर अहमद इलियासी को यहाँ पर धमकी मिल रही है। ये तो आपने सुना कि जो उन्होंने मोहन भागवत जी को कहा राष्ट्रपिता, उससे जुड़ी हुई धमकी थी। लेकिन और किस किस मुद्दे पर उन्हें, और क्या क्या कहने पर, और किस राय पर उन्हें लगातार धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इमाम उमर अहमद इलियासी हैं। सबसे पहले तो जो धमकियां आपको मिल रही हैं इलियासी साहब, उन्हीं के बारे में आप और डिटेल में हमें बताएं। दरअसल मैं इन धमकियों से पहली बात तो घबराता नहीं हूं, और मैं उनको ये आपके चैनल से माध्यम से बता देना भी चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये लोग जो चाहते हैं इस वक्त में कि मैं अपने, पहले तो मैं माफ़ी मांग लूं, और उसके बाद मैंने जो बोला है आदरणीय मोहन भागवत जी को, जो सम्मान दिया है राष्ट्रपिता का, वो उसे वापस ले लूं। तो ये दोनों काम मैं नहीं करने वाला हूं। इसके लिए वो मेरे सर तन से जुदा कर दें या मेरे परिवार को कुछ भी कर दें, मैं अब हटने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये लगातार 22 तारीख से लेकर आज 28-29 तारीख हो गई, मुझे रोज हर तरह की धमकियां दी जा रही हैं। फोनों पर मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, ट्विटर्स पर, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ, कि बायकॉट किया जा रहा है मेरे खिलाफ, साजिशें रची जा रही है मेरे खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि हमने कह दिया, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। अगर वो हमको राष्ट्रपिता बोला है तो हमने बोला है, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जो बोला है, मैंने राष्ट्र हित में बोला है, मैंने जो किया है वो अपने देश के अमन चैन के लिए किया है। अगर मैंने सम्मान दिया है, ये मेरा भाव है उनके लिए, ये मेरा जाती भाव है। अगर मैं देता हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये इस तरह से 23 तारीख को मेरे पास फोन का आना इंग्लैंड से, जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ जो किया, जिस तरह से बदतमीजी की, जिस तरह से उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, ये तो फोन रोज आ रहे हैं मेरे पास। आज जिस तरह से बंगाल के मुफ्तियों ने मुझे जिस तरह से आज मेरे साथ किया, ये तो रोज चल रहा है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है बायकॉट का, बायकॉट इलियासी, बायकॉट इमाम। या तो माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस लें। तो दूसरी बात यह है कि चूंकि अभी पीएफआई का मामला आया, चूंकि पीएफआई का जो मामले में जिस तरह से मैंने अपील की तमाम मुसलमानों से, तमाम भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियों से, क्योंकि पीएफआई एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भारत सरकार के पास हैं। अगर सरकार ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई है तो उस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस पर हमें सरकार के साथ होना चाहिए। क्योंकि ये वो जो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते थे, ये वो लोग हैं जो आपस में देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते थे। और ऊपर से इन्होंने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, मेरे पैरेलल मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम करती है देश के लिए। और उन्होंने एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस फेक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए देश के इमामों को और मस्जिदों को, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। तो अब सच्चाई सामने आ चुकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश की मस्जिदों को, आवाम को, आपके खिलाफ एक फेक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। जल्दी से यहाँ पर सैयद अब्बास, ये क्या कह रहे हैं इमाम साहब?
उमर अहमद इलियासी धमकी, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया, जिसके लिए आज भी उन्हें किसी तरह का कोई पछतावा नहीं। वो बोल रहे हैं मैं अपने रुख पर कायम हूं, लेकिन सर तन से जुदा की धमकी, इतनी असहिष्णुता। अदिति जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि हमारा जो देश है, खूबसूरत देश है, मुल्क है, एक जमहूरियत है, और जमहूरियत के नाते एक डेमोक्रेसी में हर एक को हक है कुछ भी कहने का। रही बात इलियासी साहब की, अदिति जी, मैं समझता हूं कि जो मोहन भागवत जी हैं, इलियासी जी हैं, या कोई भी इस भारत देश का बेटा या बेटी जोड़ना चाहे, साथ आना चाहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक ऐसा दृश्य था मेरे लिए, एक गंगा जमुना तहजीब का बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। उसी के साथ अदिति जी मैं आपको बता दूं कि हमें यह समझना चाहिए जो सर तन से जुदा कहां का स्लोगन है, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का स्लोगन है। और जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसे भारतीय मुसलमानों की बहुत फिक्र है, चाइनीज के उगर मुस्लिम के बारे में चुप्पी, हमारी जबान में इसको मुनाफिक कहते हैं। और रही इनकी बात, राष्ट्रपिता जो कहाँ है, अगर आप मुझे पूछे तो ये सरतन से जुदा सभी है। मैं इनका खंडन करता हूं, कंडेम करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ना इस्लाम, ना कुरान, ना हमारे रसूल खुदा इसकी बात की इजाजत देते हैं, ना बताते हैं। हालांकि एक सीधा बात कहता हूं अदिति जी, आपके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, एक छोटी सी बात कहता हूं, ये तमाम जो लोग सरतन से जुदा कहते हैं उनको कहना चाहूंगा 30 सेकंड में अदिति जी, हमारे रसूल खुदा, रसूल पाक एक रास्ते से गुजर रहे थे मक्का मुअज़्ज़मा में। वहां पर एक औरत थी, उनपे कूड़ा कचरा डाल रही थी लगातार 6 दिन। 7वें दिन जब वो औरत नहीं आई, खुद रसूल खुदा उनके घर पहुंचे और उनकी खैरियत पूछी और उन्हें दवा और रोटी दी। ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा मजहब। तमाम जो लोग, अगर आपको मोहन भागवत जी से डर लगता है या उनसे नफरत है, आप कीजिए, लेकिन अगर इलियासी साहब एक कदम आके रखकर बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा कहना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये वही लोग हैं जिसको एक प्रॉब्लम है हिंदू मुसलमान भाई साथ में रहे। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन हुआ बेंगलुरु में हमारी सोसाइटी में, ठीक है, मैंने उसका कमेंट यहाँ पर, जल्दी से कमेंट बिलाल खान आपका, ये किसी दिक्कत हो रही है सर तन से जुदा? अगर आरएसएस प्रमुख से मुलाकात कर ली तो सर तन से जुदा, अगर आरएसएस प्रमुख को राष्ट्र ऋषि, राष्ट्रपिता कह दिया तो सर तन से जुदा, अगर पीएफआई पर बैन का समर्थन कर लिया तो फिर सर तन से जुदा। ये किस तरह की धमकी है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो काबिल एहतराम है, इमाम है, हमारी मस्जिद के इमाम है इलियासी साहब, उनका एहतराम करते हैं। वो काबिल एहतराम है, इमाम है, हमारी मस्जिद के इमाम है इलियासी साहब, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर वो एक सच्चाई की बात, एक मोहब्बत की बात करते और कहते वाकई में एक संदेश जाता कि हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने देश के, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान किया। उन्हें राष्ट्रपिता का एक दर्जा देने का जो काम किया है, वो मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ। इस बात से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और सुनिए, मोहब्बत की अगर आप बात करते तो अगर मुद्दे आप आते, देश के अंदर आप देखते यहाँ पर मदरसे सर्च कराए जाते हैं, यहाँ मस्जिद में आप आ रहे हैं और देशों के अंदर मदरसों की सर्चिंग करा रहे हैं। आप वर्क बोर्ड को लेकर आ रहे हैं, आप 3 तलाक को लेकर आ रहे हैं। देश के अंदर जो भी मुद्दा होता है उसमें आप लोग यही चीज करते हैं। देश का सम्मान होना चाहिए और एक भाईचारे के साथ हम चलना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हाल हो रहा है, इसी के नाम से राष्ट्रपिता का जो है महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं उन लोगों की, जो आरएसएस वाले जिन्होंने माफी मांगी अंग्रेजों से। कैसे तुलना हो सकती है, आप मुझे बताइए। अगर आप भाईचारे से करें तो हम कह रहे हैं उनके साथ हैं, हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, हम लोग साथ बिल्कुल चलेंगे। लेकिन आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। इलियासी साहब, उनका तो सम्मान है, लेकिन की धमकी मिल जाएगी, वो बिल्कुल तो सर तन से जुदा की धमकी मिल जाएगी। सर तन से जुदा करने वालों का कोई सपोर्ट नहीं करता जो ये कर रहे हैं। और सुनिए, ये राजनीतिक आदमी, इनको नहीं होना चाहिए। यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, मैं इससे हटूंगा नहीं, पिटूंगा नहीं। जब कहा थे, जब मुसलमानों को जब सीएनआरसी के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है, जब तो आपके अल्फाज नहीं निकलते। जब आप शाहीन बाग के अंदर उनको गिरफ्तार किया किन्हें गिरफ्तार किया गया था? किन्हें गिरफ्तार किया गया था? आज आप आवाज निकाल रहे हैं, यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं इलियासी साहब। बिल्कुल। अरे बिलाल खान, किन्हें पकड़ा गया था, किन्हें गिरफ्तार किया गया था, कितनों को डिपोर्ट कर दिया? अरे तो मुसलमानों की बात करते हैं ना, अब बात करते हैं उस पर जो बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया था शाहीन बाग प्रोटेस्ट के अंदर। सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में जब शाहीन बाग आंदोलन हो रहा था, उसमें कितने लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई थी। उस पर बात करते तो हम मानते वाकई आप हक की बात कर रहे हैं या मुसलमानों के साथ खड़े। यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, दूसरी तरफ उधर मदरसे सर्च कराएंगे, दूसरी तरफ आप जो है कितने मदरसे सर्च हुए हैं, यहाँ पर आप गले मिलने की बात करेंगे। कितने मदरसे सर्च हुए हैं? नहीं, और सुनिए,
गिरफ्तारी सिर्फ घरों से उठाकर ले गई पुलिस, घरों से उठाकर ले गई पुलिस। देखिए पीएफआई का मसला अलग है, पीएफआई को आतंकवादी साबित कर दिया, ये तो हर किसी को आतंकवादी साबित कर देंगे जब इनकी दोस्ती बनेगी ना आरएसएस से। इनके सबको मालूम है देश भाई आपका हाल बहुत ही विचित्र है, आप खुद ही वकील हैं, आप खुद ही जज हैं, आप जस्टिस भी खुद हैं, आप खुद ही वकील भी हैं, आप सब आप आरोप भी लगा देंगे, आप उस पर पैरवी भी कर लेंगे, जिरह भी कर लेंगे और फैसला भी सुना देंगे। बहुत ही विचित्र हालत है आपकी सर। कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत ही विचित्र हालत में है आप इस वक्त कि आप खुद ही आरोप लगा लेते हैं, एक के बाद एक आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। फिरोज बख्त साहब ये एक के बाद एक आरोप, इनको तो भी ट्रिपल तलाक की भी टीस है, ट्रिपल तलाक में भी इनको लग रहा है कि टारगेटिंग की गई थी। मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की जाए तो इनको लग रहा है कि उसमें भी टारगेटिंग थी। अरे तो उनके हाँ देखिए, ऐसा है अदिति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। हाँ, मैं यस करना चाहूंगा, मैंने सबकी बातें सुनी। देखिए सवाल उठाया गया, एक जो है क्रिटिसाइज किया गया इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब को, जो हमारे इमाम भी हैं, अमाइद भी हैं, काबिर भी हैं, आलिम भी हैं। और अभी डॉक्टर अब्बास ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक आजाद मुल्क है, इसमें हर एक को अपनी बात कहने का हक है। अगर इमाम साहब ने ये कह दिया कि डॉक्टर मोहन भागवत देश के राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्रपिता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी की बेइज्जती हो गई या उनको उनके पेडेस्टल से नीचे कर दिया गया। देखिए अगर वो सोचते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं, तो राष्ट्रपिता अगर महात्मा गांधी हैं तो वो भी राष्ट्रपिता हैं। इमाम उमैर अहमद इलियासी ने ये हरगिज नहीं कहा कि गांधी जी की जगह वो राष्ट्रपिता हो गए। ठीक है, गांधी जी की तरह एक राष्ट्रपिता वो भी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बदले में ये कहना, उनको ये धमकी मिलना कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, ये ना तो इस्लाम का कानून है, ना ये भारत का कानून है, ना इंग्लैंड का कानून है, ना ही इंसानियत है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जो लोग इस बहस को फजूल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इमाम साहब ने कोई बात गलत नहीं की है। लाखों लोग अब तक इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ चुके हैं। मैं इमाम साहब के, इनके वालिद का बता दूं, इनके जो वालिद साहब थे, हमेशा से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में पुल बनाने की कोशिश करी। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अगर आज आप जिंदा होते तो हरगिज़ आप उन लोगों को जो कहते हैं हम सर को तन से जुदा कर देंगे, उन लोगों को सख्त सजा देते और उनको नेकी की तौफीक देते। इस्लाम का टोन और टेन्योर नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से सर तन से जुदा है, इस्लाम का है ही नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनको कोई कत्ल करने आया था, एक वाकया सुनाया था डॉक्टर अब्बास ने। मैं एक और बता दूं, एक शख्स उनको कत्ल करने आया, आपने उससे कहा मुझे कत्ल करके अगर तुम्हारा कुछ भला होता है तो ठीक है। उसको जब समझाया, उसके समझ में आ गई और वो ईमान ले आया। यही नहीं बल्कि आपने उसको दुआ दी। ठीक है, फिरोज बख्त साहब मैं आगे आपको वक्त दूंगी। सैयद असीम अकार, आप देख रहे हैं किस तरह से इमाम इलियासी को धमकाया जा रहा है। क्यों धमकाया जा रहा है? आरएसएस प्रमुख से वो मिले, उनकी तारीफ कर दी। इतनी असहिष्णुता, इतनी इंटॉलरेंस। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात की जांच होना चाहिए। इससे पहले भी अभी 2 लोगों ने रिपोर्ट लिखाई कि उनको धमकी दी गई और पुलिस जांच में उल्टा हो गया। वो एक डॉक्टर था गाजियाबाद का, मालूम ये पड़ा धमकी आई नहीं। और एक और था, उसका भी ऐसे ही हुआ। एक वो योगी जी को धमकी आई थी, उसमें जो गिरफ्तार हुआ उसने तो मुसलमानों के नाम से धमकी दी थी, योगी जी के नाम पर, लेकिन जब गिरफ्तार हुआ तो वो मुसलमान था ही नहीं। देखिए, सिक्योरिटी का सारा खेल होता है कि सिक्योरिटी चाहिए होती है। किसी को Z, किसी को Z+, किसी को Y+, किसी को Y। कोई 2 कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल में ही खुश हो जाता है, जिसकी जितनी बड़ी लालसा। तो बहुत से लोग हैं, बहुत चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जांच होना चाहिए और अगर वाकई में धमकी आई है तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जांच होना चाहिए। मुझे लगता है कि जांच जरूरी है। बहुत से लोग आजकल हिंदुस्तान में बड़ा खेल रहे हैं, सबको सिक्योरिटी चाहिए, पूरे देश को सिक्योरिटी। सबसे आसान तरीका है कि ये कह दो कि हमें जान। अब भाई, आपसे तो घटिया आदमी हम कोई दुनिया में हो नहीं सकता।
हाँ, बहुत अच्छे, जो बहुत आदमी- अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए ऐसा है, जिस कस्म की आप अब बातें आपसे कर तो रहे हैं ना, घटिया दुनिया में इस कोई हो तरीके नहीं से सकता। आप ये प्लीज, कह रहे हैं आप कि बोलने ये दें होना मुझे, चाहिए, बीच वो में ना होना बोले। चाहिए। अगर आपको करनी है, कुछ कार्रवाई करनी है या इंक्वायरी करनी है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ कार्रवाई करिए। किस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मुल्क में आग लगा रहे हैं, जहर बोल रहे हैं। इमाम साहब तो मिलाने की बात कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, वो तो हिंदुओं को, मुसलमानों को, संघ को, मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप ऐसी अजीब बात कर रहे हैं। उस आदमी ने क्या ऐसा कह दिया जो सर तन से जुदा की बात की जा रही है? आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक आलिम है, एक अमाइद है, एक अकाबिर है, मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं, आपको भी उनकी इज्जत ये करनी बात चाहिए। अगर समझिए, आप पहले इमाम बात की इज्जत समझिए, नहीं कर बात सकते, समझिए। तो आप घटिया अरे, आदमी बात हैं। सुनो पहले मेरे भाई। आपसे घटिया कोई नहीं हो सकता। नहीं, एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए प्लीज। तार्किक तौर पर बहस हो सकती है, तार्किक तौर पर बात कीजिए प्लीज। जरा शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। ऐसे लॉजिक के अरे ऊपर बात सुन, बात सुन। ये क्या तरीका है भाई बात करने का? सैयद असीम वकार। आलिम तो गुलाम अहमद दुनिया देख रही है आपको। नहीं, नहीं, नहीं। आपने अपनी आलिम- औकात दिखा दी। आलिम तो अपनी गुलाम ज़बान अहमद दिखा दी। कादियानी भी था। ज़बान मेरी भी बहुत लंबी है, जबान मेरी भी बहुत खराब है, लेकिन आलिम मैं अपनी तो- जबान को आलिम तो करोड़ों गुलाम लोग अहमद देख कादियानी रहे हैं, भी था। ठीक है? तू तलाक पे आप आ गए, मैं कभी तू तलाक नहीं करूंगा। मैं एक अच्छे खानदान को बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप लोग कहाँ जा टोन और रहे हैं? टेन्योर में मुद्दे से- पर आइए, ठीक है? प्लीज। आपके पास जवाब नहीं है। मैदान छोड़ के, अदिति ये मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। पहले तो मैं कह रहा था कि गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट नहीं, मैदान छोड़ के भाग गए। जब आदमी डिबेट में तू तड़ाक पे आ जाता है, गाली गलौज करता है, माँ बहन की करता है, इसका मतलब उसके पास लॉजिक नहीं है, जवाब नहीं है, ठीक है? सैयद असीम वकार, निजी अटैक नहीं, पर्सनल मैं आपके अटैक्स नहीं लेवल पर प्लीज। नहीं करूंगा। आलिम- गालियां मैं भी दे सकता हूं, बट आई विल नहीं, नेवर। कोई फिरोज अटैक भट्ट नहीं, साहब कोई अटैक प्लीज नहीं। रुक जाइए सर, आप 2 मिनट। सुनो, देखो आलिम जो था वो था गुलाम अहमद कादियानी, उसको भी लोग आलिम मानते थे, लेकिन हम लोगों के लिए वो इस्लाम से खारिज था। आलिम तो बहाउल्लाह खां भी था, और आलिम तो बहुत से लोग थे। आलिम तो मुसलिमा इब्ने हबीब भी अपने को कहता था, ठीक है ना? उस चक्कर में मत पड़ो कौन आलिम नहीं है। आलिम ही जो होता है वही अपने फॉलोअर बनाकर लोगों को गुमराह करता है, ठीक है ना? मसला ये नहीं है कि आरएसएस के साथ और आरएसएस के खिलाफ, मसला ये है कि मोहन भागवत किसके बाप। देश के एक ही राष्ट्रपिता हैं, वो है महात्मा गांधी। अब इलियासी साहब गलती से राष्ट्रपिता बोल गए अपने पिता को, ठीक है ना? तो एक महात्मा गांधी के अलावा फादर ऑफ द नेशन कोई नहीं है, हम लोग नहीं मानते। जिसको मानना हो माने, हाँ तो फिर जिसको आप गुलाम लेक्चर अहमद क्यों दे रहे कादियानी को मानना हो माने। हैं? नहीं, आप फिर वो तो कह रहे हैं, इलियासी वो तो जो कह रहे है, हैं कि वो- मेरे भाव है, मैं सुनिए। मानता हूँ। वो तो कह रहे हैं मेरे भाव है, मैं मानता हूँ, और मुझे इसके लिए कोई हाँ, तो पछतावा माने। नहीं है। मैं जब आप कब कह रहा यही हूं कह ना देते हैं कि जिसको मानना है माने, तो फिर बात खत्म हो गई। नहीं, फिर मैं उसमें आप इतना पढ़ा क्यों रहे हैं किसी अरे को? भाई ओफो, अरे मोहतरमा, बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से, अमित शाह साहब की तरफ से, आरएसएस की तरफ से आप ही लौंडे लगती हैं। बाकी लोगों को सैयद क्या असीम चेहरा वकार, देखने अब के थोड़ा लिए सा दिखाया है होमवर्क आपने? ज्यादा किया कीजिए, होमवर्क करना शुरू कीजिए। ये पुरानी बातें हो गई, वही घिसी पिटी लाइन लेकर आप आ जाते हैं। सुनिए, बात सुनिए। आप दर्शक समझते अरे हैं कि आपके होमवर्क पास के यही खिलाफ लाइन हम बची है, छोड़िए। क्योंकि मैं तर्क ये तो कह आपके रहा पास हूं। है नहीं, तर्क है नहीं, या तो आप निजी हमला करते हैं या निजी आरोप लगा देते हैं। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब दर्शकों के सामने आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है? आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं। आपसे सवाल जो पूछा अरे जाता है ना, मैडम, उसका मुझे जवाब पता है होता आप पे नहीं है फर्क आपके नहीं पास। पड़ता। अब फिर आज कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी आपसे ये पूरा कि देश अरे जानता है पढ़ आप के पे तो फर्क जाया नहीं पड़ता। करो, अदिति त्यागी आप के बोलती शो में बहुत जाते हैं। हो, होमवर्क आप बोलने करके नहीं जाया देती करो। हैं। अब ये लाइन पुरानी हो गई, घिसी पिटी हो गई कि आप इसकी प्रवक्ता हैं, आप उसकी प्रवक्ता है। सुनिए, मैं देश की प्रवक्ता हूं, आपकी तरह एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, आपकी तरह एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। और किसी को जान से मारने की धमकी की बात कोई कहता है ना, तो उसे जज नहीं करती, उसे जज नहीं करती आपकी तरह। सियासत को अपनी मैं तो कह रहा हूं, जांच सियासत होना नहीं चाहिए। करती, क्योंकि अब मैं तो आपको कह लग रहा रहा है हूं, सियासत जांच खिसक रही है। ये जांच कैसे होना कह चाहिए। दिया इमाम ने, कैसे जांच कह होना दिया चाहिए, आरएसएस जांच के लिए होना अच्छी चाहिए, बात जांच कैसे होना कह दी? हम तो, हमारे नेता तो रोज आकर कहते हैं आरएसएस नफरत फैलाता है। अरे सुनिए, अरे हम तो रोज बात यही तो कहते सुनिए। हैं। कोई बात नहीं, चलिए भाई- बैठिए, सुनिए और तर्क अरे सोच कर चुपचाप रखिएगा। तो अगली बार बैठिए ये आप। कहने से बात नहीं बनेगी कि आप फलाना पार्टी की प्रवक्ता हैं। सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। अरे जी, मैंने कहा ही नहीं आपको। अरे और मैंने अरे प्रवक्ता अरे नहीं करने कहा। से नहीं मैंने होगा, कहा बाकियों को मुद्दे की बिठा के बात कीजिएगा। बुला के अरे बिठाया, अरे से नहीं उनको चलेगा बोलने काम। दीजिए। कोई बात नहीं, राजीव तुली, इन्होंने तो इमाम साहब को ही पढ़ाना शुरू कर दिया, इन्होंने तो इमाम साहब को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहना पहले तो जांच कराओ,
जांच में अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर सजा मिले। तो इन्हीं वही थोड़ी देर पहले इनका हाल था, क्या नाम है इनका, बिलाल खान का, और वही हाल अब सैयद असीम वकार का है। आदित्य जी, इसका मतलब जो इन दोनों लोगों का रिएक्शन है वो ये दिखाता है कि इलियासी साहब की जो कोशिश है वो वास्तव में ठीक दिशा में है। देखिए, ये जो लोग अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, अभी गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे या करते हैं जनरली, केवल एक मीटिंग से, इलियासी साहब और मोहन भागवत की एक मीटिंग से इनको इतनी परेशानी हो गई है कि ये सर तन से जुदा की धमकी देने वालों का समर्थन करने पर उतर आए। आज काबुल में एक फिदायीन धमाका हुआ जिसमें कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई, और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो हाजरा और शिया समाज के बच्चे हैं। आप अगर इनसे अभी पूछेंगे ना तो ये उसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि जिसने ये फिदायीन अटैक किया है उसने ठीक किया है, उसकी जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको लगा कि ये शिया और हाजरा बच्चे हैं, सुन्नी बच्चे नहीं है, इस कारण से इनका मर जाना ही ठीक है। तो ये जो इलियासी साहब की एक जो कोशिश हुई है, और उसके बाद 5 मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और मिलने गए थे, जिसमें एसवाई कुरैशी साहब थे, जिसमें शाहिद सिद्दीकी थे, जिसमें शेरवानी साहब थे, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व उपकुलपति थे। तो ये कल को उनके बारे में भी कोई ऐसा ही फतवा, ऐसी धमकी ना आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये लोग, ये जो लगातार गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उनकी वास्तविकता निकल करके आती है, उनकी वास्तविकता दिखती है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की, आसिफ सोहेल, राजीव तुनिशी आगे आपको फोन दूंगी। आसिफ सोहेल ये कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब की हकीकत बयां कर रही हैं ये धमकियां। मेरे इलियासी साहब की इज्जत करता हूँ, वो बड़े हैं हमारे, बट देखिए उन्होंने कुछ गलत बात नहीं की। उन्होंने जो बात की है राष्ट्रपिता, मैं मानता हूँ जो राष्ट्र, हिंदुत्व राष्ट्र, उसके पिता की बात की है। जो भारत को जो कहलाता है राष्ट्र, उसकी बात नहीं की। हिंदुत्व राष्ट्र के जो बात की है उसने, जिसके जो शहरी है सादी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और कई लोग जो फिरका परस्त सोच रखते हैं, मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, उस राष्ट्र की बात की है। तो उस राष्ट्र के पिता बराबर मोहन भागवत है, हमें इससे कोई इनकार नहीं है। और जो इमाम साहब के ऊपर धमकी दी गई वो मैं कंडम कर रहा हूं, और हमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। ये हमारे भारत से कोई मतलब ही नहीं है। जो फिरका परस्त सोच है, फिरका परस्त ताकत है, इस भारत जो मुल्क में मोहब्बत और अमन की का मुल्क है, उसके अंदर ये चीजें नहीं है। वो दूसरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, उतना कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है उन्हें, और उतना कोई एक दूसरे के ऊपर हम पर्सनल अटैक करने की हमें फिरोज साहब भी हो या असीम भाई, हमारे आसिम वकार साहब, हमारे बड़े भाई, उनको भी जो सो इतना कुछ वो नहीं है। देखिए एक एक को दूसरे राष्ट्र की बात कर रहे, करने दीजिए, हमें कोई मतलब ही नहीं है। ना हमें RSS से कोई मतलब है, ना VHP से मतलब है, ना बजरंग दल। हमें सिर्फ हमारे भारत और भारत हमारे भारत की भारत एक ही राष्ट्र है भाई, से हमें मतलब है। कौन से राष्ट्र की बात करवा रहे हैं आप? सुनिए आप, उसके खिलाफ हमारे भारत के खिलाफ जो भी उठेगा उसके लिए हम भारतीय बराबर ठहरेंगे। पहले तो ये बताइए, जब वो हिंदू कहते हैं तो उनका मतलब क्या है? जमात होने दो। नहीं, आप उन पर डिबेट करने आए हैं। जब संघ हिंदू कहता है तो उसका मतलब क्या है? देखिए मुझे मतलब नहीं है, मैं भारत मतलब की बात नहीं करूंगा। है, आप डिबेट कर रहे हैं, आपका मतलब नहीं है। आप डिबेट करने आए और आपको इस बात से मतलब नहीं है कि संघ जब हिंदू कहता है तो उसका मतलब क्या है? देखिए मेरी विचार, देखिए मैडम, मेरी जबान आपके अल्फाजों से नहीं चलेगी। मुझे जो सच दिखेगा सच्चाई बयान करूंगा। मैं कोई डिबेट में पैसे लेके नहीं बैठता हूँ, सच्चाई बयान करने बैठता हूँ। तो आपको समझना चाहिए। धमकाइएगा नहीं मुझे, धमकाइएगा नहीं। आपसे सवाल पूछने में कोई गुस्ताखी नहीं होती है, कोई गुस्ताखी नहीं होती है आपसे सवाल पूछने में। इतना बिलबिलाने लग गए आपसे सवाल पूछ लिया तो। डिबेट करने आए हैं, जिस आइडिया के खिलाफ डिबेट करने आए हैं वो आइडिया ही आपको नहीं पता, और आप वाद विवाद करने आए हैं। वाद विवाद करने आए हैं तो वाद विवाद तब करेंगे ना जब आइडिया पता होगा आपको। बताइए जरा, संघ हिंदू किसे बताता है, जरा बताइए, थोड़ा सा समझे हम भी। मैं बताता हूँ। मुझे देखिए,
मैं कोई नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं हूं मैडम, आपकी उतनी नॉलेज नहीं है मेरे पास। मैं देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पढ़ा हुआ हूं मैं। इसी को बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। मैं कोई नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं आप, इसलिए आपको पता नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। मुझे जरूरत ही नहीं है मैडम, टॉप यूनिवर्सिटी से आई है, तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही गड़बड़ हो जाती है। सॉरी, यू आर फाउंड, यू आर कॉर्नर्ड नाउ। आई एम सॉरी, फैक्चुअली यू आर रॉन्ग। पहली बार भी आपको ये नहीं पता कि संघ का हिंदू कौन है, दूसरी बार आपको नहीं पता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने का यही नुकसान होता है। आप थोड़ा सा डिबेट पर वापस आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। जरा मुझे बताइए, जिस आइडिया के खिलाफ आप डिबेट करने आए हैं, मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस डिबेट के दर्शक बहुत समझदार हैं, इस डिबेट के दर्शक बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कौन सवाल से भाग रहा है, कौन मैदान से भाग रहा है, कौन गोल पोस्ट से भाग रहा है, समझ लेते हैं वो। आप शायद पहली बार आए होंगे, लेकिन मैं आपको भी बता रही हूँ, तो ध्यान से संभल के। तो आप ये बताएं कि संघ जब हिंदू कहता है तो किसे कहता है? ठीक है, सुनिए आप, आसिफ हुसैन सोहेल कोई डरने वाले का नाम नहीं है, वो आप पहले जान ले। नाम धमकाइए मत मुझे, सुनिए, धमकाइए नहीं मुझे। आप किससे डरते हो? नहीं डरते, मैं कानून से डरती हूँ। सुन लीजिए ध्यान से, मैं कानून से डरती हूँ, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डरती हूँ। मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आइए। आपसे सवाल पूछना, धमकाना नहीं है। तीसरी बार एक्सपोज हो गए आप। अभी ये वो लोग हैं जो भी व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, वाद विवाद करने आए हैं। ये मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ। देख लीजिए, सवाल पूछने पर कह रहे मैं डरता नहीं हूं। इनसे सवाल पूछना, इनसे सवाल पूछने का मतलब इन्हें धमकाया जा रहा है। और अभी आपने सुना कुछ पैनलिस्ट थे जो सर्टिफिकेट दे रहे थे इमाम साहब को। इमाम साहब को सर्टिफिकेट दे रहे थे ये वो लोग हैं। अभी तक नहीं बता पाए संघ जब कहता है हिंदू तो उससे मतलब क्या है? आसिफ सोहेल क्या कहता है? क्या परिकल्पना है संघ? सुनना ही चाह रही नहीं ना मैडम। देखिए वो संघ से मुझे मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोलने दो। मुझे मेरे भारत से मतलब है, मुझे गांधी जी से, अंबेडकर से, मौलाना आजाद से मुझे मतलब है। मुझे कोई संघ क्या बोलता है, संघ किसको क्या बोलता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोस रहे हैं, दूसरा राष्ट्र बनवा रहे हैं, और आपको संघ से मतलब नहीं है। जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, आप उसको जज कर रहे हैं। अरे भाई, उस पर तार्किक तौर पर बात करेंगे ना, मतलब भी नहीं है, और आप पानी पी कर गाली भी उसी को दे रहे हैं। पहले डिसाइड कर लीजिए, इतनी कंफ्यूजन क्यों आपको? बहुत ही कंफ्यूज है आप, बहुत कंफ्यूज है। आप उस स्थिति में हैं जब सवाल पूछे तो आपको लगता है आपको धमका दिया, आपको धमकी दे दी। आप जिससे डिबेट करने आए हैं आपको उसके बारे में जानकारी नहीं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पर आकर दिखाने लगते हैं। फिर तीसरी आपकी दिक्कत हो जाती है, जिस मुद्दे पर डिबेट करने हैं आपको उसको मुद्दे की जानकारी नहीं। बहुत अजीब, बहुत ही विचित्र स्थिति आपकी है। एक काम कीजिए, थोड़ा सा टाइम मैं आपको देती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। टेक्नोलॉजी का जमाना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा, तब आप थोड़ा सा ज्ञान दे पाएंगे। कोई बात नहीं। लेकिन इलियासी साहब, आपने लगातार धमकियों की बात की है कि आपको धमकियां मिल रही हैं, और आप धमकाने की बात कर रहे हैं। सवाल पूछने वालों को नहीं धमकी कह रहे हैं आप। आपको जो रियली थ्रेटन किया जा रहा है सर तन से जुदा को लेकर, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, ये धमकी आपको कहां से मिल रही है और क्या क्या कह रहे हैं धमकाने वाले आपसे? तमाम भारत से बाहर की ये बोला जा रहा है कि मैं अपने, पहले तो मैं माफी मांगू कि उनको मैंने यहाँ क्यों बुलाया, और माफी मांगू कि जो उनको मैंने राष्ट्रपिता बोला, और अपने शब्दों को वापस लूं। तो मैं अपने जगह पर अटल हूं। मैं संदेश देना चाहता हूं तमाम सबको जो राष्ट्र विरोधी हैं। मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि मैं अब इससे हटने वाला नहीं हूं। अब जिस तरह से भी मेरे खिलाफ ट्विटर्स पर, सोशल मीडिया पे जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, तो मैं इनसे बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। और जिस तरह से जो अभी इस डिस्कशन में भी बहुत लोग हैं, बड़े-बड़े सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये, आपको धमकी जो दे रहे हैं उन्हें किस बात पर ऐतराज है? इस बात पर ऐतराज है कि आपने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र ऋषि कहा। उन्हें इस बात पर ऐतराज है कि आपकी उनसे मुलाकात हुई, या उन्हें इस बात पर ऐतराज है, जैसे कि आपने शुरुआत में ही अपने पहले कमेंट में कहा कि आप पीएफआई पर बैन के सरकार के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। ये जो नाराजगी है, ये किस बात को लेकर है? आपत्ति उनको इस बात पर है कि आपने इमाम हाउस में क्यों बुलाया, आपने उनको ये राष्ट्रपिता का, आपने उनको राष्ट्र ऋषि आपने क्यों कहा। आप इनको माफी मांगिए और वापस लीजिए। तो मैं तो वापस लेने वाला नहीं हूं। मेरे सर तन से जुदा कर दें, मुझे मार दें, मेरे परिवार को मार दें, मैं अपना वापस नहीं लूंगा।
और पीएफआई के लिए जो मेरा स्टैंड है, मैं भारत सरकार के साथ हूं, मैं अपने देश के साथ हूं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, हर देशवासियों को उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी आपने इस डिस्कशन में भी सुना, लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है क्या कि राष्ट्रपिता कौन है, तो आपने क्यों मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा? देखिए, ये मेरा भाव है ना। अगर मैं ना, पहली बात तो मैंने महात्मा गांधी जी के साथ उनको कंपेयर नहीं किया है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने देश के लिए समर्पित हैं, उन्होंने भी काम किया है। मैंने गांधी जी के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा है। ये मेरा भाव है कि चूंकि मोहन भागवत जी एक प्रचारक हैं, और जो प्रचारक का जीवन होता है, ये आपको भी पता है कि जो प्रचारक का जीवन होता है वो सिर्फ राष्ट्र के लिए ही जीते हैं, राष्ट्र के लिए ही कार्य करते हैं, अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। तो क्या जो राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए। लेकिन आप चाहे जो भी बात कहें सर, जैसे कि हर किसी को आपका भाव कुछ भी हो, आप किसी को भी प्रधानमंत्री, किसी को भी राष्ट्रपति नहीं कह देंगे, ऐसे ही आप किसी को भी राष्ट्रपिता भी तो नहीं कह देंगे ना। मेरा मकसद कहने का ये मेरा भाव है। अगर मैं उनको राष्ट्र का बड़ा मान रहा हूं तो ये मेरा भाव है। राष्ट्र का, देश का, दुनिया के, विश्व का सबसे बड़े संगठन के वो संचालक हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े हैं। अगर हमने उनके अपने भाव में उनको हमने ये इज्जत दी है, तो अगर जिनको इज्जत पसंद नहीं आ रही है तो उनका काम है। ये डेमोक्रेसी है। अगर मेरा भाव है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये डेमोक्रेसी है। आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, आप कह रहे हैं आपका भाव है, लेकिन आपके ओपोनेंट्स तो इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। इस डिस्कशन में ही अभी आपने सुन लिया। खैर, मैं अगला सवाल मैं जो चाहूंगी जिसका जवाब आप मुझे दें वो ये है कि ये जो सर तन से जुदा की धमकी जिसकी बात आप कह रहे हैं, ये इसके पीछे कौन लोग आपको लगते हैं? क्यों मिल रही है आपको ये धमकी? मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत सारी जो संगठन हैं देश के और पड़ोसी देशों के। चूंकि जिस दिन ये 22 तारीख को यहाँ पर उनका आना हुआ और मेरी जगह सार्वजनिक हुई और तमाम सारे चैनल्स पे चला, तो नोटेड हो गया था सारी चीजें। तो हमारे पड़ोसी देशों में भी फ्रंट की न्यूज थी, तो वहां पर भी इन सब चीजें हो गई। क्योंकि आज हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में आज हमारा देश जित प्रगति कर रहा है, आज जित ऊंचाइयों पे हमारा देश पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि वो शक्तियां वो देश के अंदर अमन, चैन, सुकून नहीं चाहते। देश के अंदर डिस्टर्बेंस हो, देश के टुकड़े हो, ये उनका मंशा है। लेकिन हम उनके मंशे को पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं अपने देश के लिए, अगर मेरी कुर्बानी है, मेरी शहादत है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो धमकी आपको मिल रही है सर तन से जुदा की, कहीं आपको सीमा पार से तो नहीं मिल रही है? आपको जो कॉल्स आए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये सीमा पार से आए हैं? ये तो 7 समंदर पार से भी है और ये भारत से भी है और पड़ोसी से भी है। सारी इंटेलिजेंस के पास सारी इंफॉर्मेशन चली गई है। सारे मेरे फोन रिकॉर्ड्स, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स सब वो खंगाल रहे हैं, सब देख रहे हैं। अभी सारी जानकारी आ जाएगी। आज सुबह ही एक बंगाल के मुफ्ती का जिस तरह से यहाँ मेरे पास फोन आना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने कहा वरना आंदोलन आपके खिलाफ शुरू होगा। उन्होंने कह दिया है कि आप माफी मांगेंगे और आपको उनको राष्ट्रपिता बोला है, अपने शब्दों को वापस लेना होगा। इस तरह से बंगाल से आज सुबह की ही धमकी है। आज वो रजिस्टर्ड हो जाएगी वो धमकी, आज वो थाने में सारी इंफॉर्मेशन चली जाएंगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप धमकियों का जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सीमा पार से भी आ रही हैं, देश में से भी आ रही हैं, लगातार आपको थ्रेटन किया जा रहा है। बिलाल खान, ये धमकी नहीं है। यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां चली जाती है? यहां सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है? बिलाल खान, बिलाल खान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आसिफ सोहेल, मैं जवाब देना चाह रहा हूं मैडम, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूं। दीजिए, जवाब दीजिए। मेरे से एक इज्जत माफ हमारे उमर इलियासी साहब से मेरी एक गुजारिश है। मुझे ये जानना है कि मोहन भागवत बड़े हैं या मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं? मुझे वो राष्ट्र के बड़े हैं या ये बड़े हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और दूसरा, देखिए, इमाम साहब को जो धमकी दी गई है उसके ऊपर बराबर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इमाम साहब के लिए हम सब ठहरे हैं, सारा मुल्क उनके साथ जुड़ा है, वो हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। पर थोड़ा सा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनकी अपनी पर्सनल राय है। आप कह रहे हैं पूरा देश साथ है। इस डिबेट में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे बिलाल खान कि तो पॉलिटिकली
मोटिवेटेड है, ये तो बिलाल पॉलिटिकल भाई का स्टेटमेंट अपना है। होगा। अभी इसी डिबेट में से तसीम वकार कह रहे थे पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो, पहले तो सच पता चले, और अगर आरोप सही है तो फिर एक्शन होना चाहिए। इसी डिबेट में हो रहा था ये तो। अभी ये कहा था कि बहुत बड़े बड़े 5 बताइए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मोहन भागवत जी ने बहुत देखिए उमेर इलियासी बिलाल साहब खान, एक सेकेंड, बिलाल खान, अभी मैं आसिफ सोहेल को मंच दिया है मैंने, अभी इंतजार कीजिए, बोल लेने दीजिए, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी में खलल मत डालिए जी। उमेर इलियासी साहब भारत के एक इज्जतदार नागरिक है। देखिए कोई भी धमकी देना जो भी है वो गलत है, उसको मजम्मत करते हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो जांच करना चाहिए। मैं सारे मुल्क को यही बोलूंगा कि वो उमेर साहब, इमाम साहब का जो है सो अपना एक पर्सनल विचार था, उनकी एक पर्सनल आइडियोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट उनकी जो है वो दी है। ये सारे मुल्क के इमामों का स्टेटमेंट नहीं है, ना मुल्क के कोई मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेटिव है या उन्होंने पूरे मुसलमानों की तरफ से नहीं कहा है। वो आप अपनी जाती विचारधारा आपने कहा है ना, उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने महात्मा गांधी से कंपेयर नहीं किया, तो बात खत्म हो गई है। वो जिससे भी कंपेयर, मैंने बोल रहा हूं आपको बार बार, वो इस भारत की राष्ट्र की बात नहीं करे हैं, वो दूसरे राष्ट्र जो हिंदुत्व राष्ट्र की जो ख्वाब सोच रहा है आरएसएस, जो कभी नहीं होगा। संघ जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है या संघ जब हिंदू की बात करता है तो उसका क्या मतलब नहीं होगा, उसके बारे में नहीं, संघ जब हिंदू की बात करता है तो वो हिंदू की उसकी परिकल्पना क्या है, ये आपने पता किया? आपको टाइम मिला था इतना सारा? संघ हिंदुत्व से, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप पहले पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, आप उसमें कहीं पर भी हिंदुत्व के बारे में नहीं लिखा गया है। हिंदुइज्म एक मोहब्बत और अमन का मजहब है, उसमें कोई इस देश में हर कोई जज है, कम से कम जो डिबेट में आते हैं वो तो जज है, सर्वज्ञानी है, इन्हें सब पता है मैंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। ये मुझसे ज्यादा मुझे जानते हैं, ये मुझसे ज्यादा मुझे जानते हैं। लेकिन संघ हिंदू को लेकर क्या कहता है, जिस पर ये डिबेट करने आए हैं, उसे ये नहीं जानते। बाकी मैं फैसला आपकी अदालत में छोड़ती हूँ, जनता की अदालत में छोड़ती हूँ। जल्दी से बिलाल खान जी। देखिए मैंने ये कहा कि अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात की थी कि देश के लिए, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान दी। आप मुझे गिना दीजिए, अगर आप फादर ऑफ नेशन उनको कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने इस देश के लिए 2 बड़े काम गिना दीजिए, कौन कौन से किए। इलियासी साहब से मेरा डायरेक्ट सवाल है ये वाला। आप हमारे काबिल एहतराम हैं, इमाम साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके हैं, वो इस देश के मुसलमान के नहीं हैं। आपके जो इनसे रिश्ते रहे वो पहले से भारतीय जनता पार्टी से रहे, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मुसलमानों की स्थिति देश में अच्छी रहे तो उन मुद्दों पे भी चर्चा करिए ना, जो मदरसे को लेकर आ जाते हैं। एक सेकंड मुझे तो रिएक्शन चलाना है। बिलाल खान, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी से संबंध होना चाहिए देश के मुसलमान का? नहीं, मुझे बताइए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी से संबंध होना चाहिए देश के मुसलमान का? तरक्की पे तो कोई बात नहीं करी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे देश ने। के हिसाब से कौन सी पार्टी से संबंध होना चाहिए देश के मुसलमान का? तरक्की पे तो कोई बात नहीं करी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे देश ने, बड़ी तरक्की कर दी। आज मालूम बिलाल खान, आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। आपसे सवाल पूछ रही हैं, आप कह रहे हैं इनका तो भाजपा से संबंध रहा है, बीजेपी से कनेक्टेड रहे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी से संबंध होना चाहिए? देखिए मुसलमानों के लिए मैंने ये कहा, मैं किसी पार्टी का यहाँ प्रवक्ता बनकर नहीं बैठे, कोई सी पार्टी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया। इस देश में सब मुसलमानों को लूटा गया है मजहब के नाम पर। और सुनिए, ये बात करते हैं तो एजुकेशन फ्री कराइए ना मुसलमानों की। अभी बात कर रहे थे, मदरसा सच कर रहे थे कि हम चाहते हैं वाकई में, तो एजुकेशन जो है मुस्लिम बच्चों की फ्री करा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी साहब के इतने संबंध है, मोहन भागवत जी जैसे संबंध है, जो सर्चिंग हो रही है, जो मुसलमानों को नाजायज सताया जा रहा है, जो आए दिन ऐसे मसले ले आते हैं। कहाँ से आप लेकर आते हैं लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट? महंगाई आपको पता है, सुनिए ध्यान से, आप तो फिर भी मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, ये इस देश में हर किसी के राइट्स जो है ना, रिलीजन साइड कर दीजिए, रिलीजन को साइड कर दीजिए, रिलीजन की जरूरत नहीं है उसके लिए। हर किसी के राइट्स प्रोटेक्टेड है, हर किसी के राइट्स प्रोटेक्टेड है। और ये जो विक्टिम नैरेटिव है ना कि मुसलमानों को ऐसे किया जा रहा है, मुसलमानों को वैसे किया जा रहा है। फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, एक सर्वे करा लिया है यूपी सरकार ने, जिसमें वो ये पता करना चाह रहे हैं क्या फैसिलिटीज है, ऐसा सरकार का कहना है। तो भी दिक्कत हो रही है आपको, तो भी तो दिक्कत हो रही है आपको। फायदा पहुंचेगा तब ना जब सर्वे कराएंगे,
जब पता होगा कि हालात क्या हैं, क्या स्थिति है। आपको हर चीज में प्रॉब्लम है, आपको हर चीज में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होता सर। देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ सिस्टम। और संघ बार बार कहता है कि मुसलमानों से उसकी कोई दूरी नहीं है, वो हिंदू और मुसलमानों को एक नजर से देखता है, वो ये मानता है कि दोनों के पूर्वज एक ही संतान है, एक ही पूर्वज की, दोनों का डीएनए एक बताता है संघ। ज्ञानवापी के बाद जब कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे स्ट्रक्चर पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब मोहन भागवत ने खुद ये साफ कर दिया था कि संघ का एजेंडा नहीं है, इस तरह के मामलों को उठाने का कोई अर्थ भी नहीं है। भागवत ने यह भी कहा था कि अतीत में आक्रांताओं ने अगर कोई गलती की तो उसका दोष या उसकी सजा आज के मुसलमानों को नहीं दी जा सकती है। ये दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सुन लिया सैयद हसीन वकार, कहां पर कंफ्यूजन है। सीधे तौर पर कह रहे हैं पहले आपसी बातचीत से रास्ता निकालो, नहीं निकलता तो कोर्ट चले जाओ और जो कोर्ट फैसला सुना है उसे मान लो। वो ये भी कहते हैं कि अतीत को आप चेंज नहीं कर सकते तो उससे आगे बढ़ना चाहिए। फिर ये गलतफहमी कहां है? नहीं, देखिए, मैंने इस बात पे कोई एतराज नहीं किया कि किसने क्या कहा। साफ साफ सी बात, मोहन भागवत जी आज के सरसंघचालक हैं। जो पहले सरसंघचालक थे या दूसरे थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर किसी बुक का या किसी का, उसको पढ़िए कि हिंदू राष्ट्र का सपना कौन देख रहा है, मुसलमान मुक्त कौन करना चाहता है। इससे पहले बहुत सी बातें हो चुकी हैं। तो अगर आप हमसे चाहते हैं हम आगे बढ़ें, तो आपको अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगना होगी। आप अपने पुरखों को देखिए कि उन्होंने धर्म विशेष के बारे में क्या कहा, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कभी आप ये कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये लिंचिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन लिंचिंग करने वाला जो दल है बजरंग दल, उसको आप ही फंडिंग कर रहे हैं। वो आप ही का एक ग्राउंड पार्टनर है। तो कैसे आपकी बात को माना जाए, समझ में नहीं आता मेरी। भाई, बजरंग दल ने अभी झारखंड में एक व्यक्ति का गला काट के उसको फेंक दिया। क्यों काट के फेंक दिया? आप गाय के लिए आप किसी को मारे डाल रहे हैं। लोग जहां जुड़े हुए हैं वो आपके संगठन से हैं। देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी की जो अजमेर ब्लास्ट हुआ था, उसमें 3 आरएसएस के प्रचारक, रजिस्टर्ड प्रचारक मिले।
एक्सेप्ट भी किया, उनको सजा भी हुई, कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दी। आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अपनी गलतियों पर माफी मांगिए और फिर आप हमसे कहिए कि भाई आपने जो गलती की है आप अपने लिए बोलिए। आपको हमारी सारी गलतियां दिख रही हैं, आपको हमें सारी कमी दिख रही है। आप ये चाह रहे हैं कि हम आप जैसे हो जाएं। हम आप जैसे कैसे हो सकते हैं? हम ना तो इतने निर्दयी हो सकते हैं और ना ही हम इतने निम्न स्तर पे जाके सोच सकते हैं। अभी एक साहब ने बोला, देखिए कौन सा आदमी कब पलट जाएगा, कौन बुरा हो जाएगा, किसकी सोच कैसे डिफर हो जाएगी, कौन पहले अच्छा था बाद में बुरा हो जाएगा, कौन पहले बुरा था बाद में अच्छा हो जाएगा, नहीं पता किसी को। एक साहब ने मुझसे कहा कि फला तो बहुत अच्छा था, आप उसके ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमने कहा इस्लाम में एक फरिश्ता था, इबलीस नाम था उसका, वो पहले फरिश्ता था और फरिश्तों में अव्वल नंबर था उसका। लेकिन बाद में एक गलती और एक नाफरमानी से वो दुनिया में शैतान कहलाया। आप मुद्दे पर रहिए। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा मुगलों की गुस्ताखी, मुगलों की गलती की सजा हम या उसके लिए आज के मुसलमान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सर स्पष्टता के साथ बात कीजिए ना सर, ये स्पष्टता के साथ बात कीजिए। देखिए बात समझिएगा मेरी, आपने मुगलों की बात की, एक चैनल पे मैंने मैं बात बैठा हुआ नहीं था की, उन्होंने जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है। अरे बात तो सुनिए मैडम, अरे बात तो सुनिए मेरी, आप नाराज ना हुआ कीजिए। एक साहब थे कल मुगल की औलाद, हमने कहा भाई मैं सैयद हूं, मेरे क्या मुगलों ने शादियां ही नहीं की मेरे क्या। और जो लोग मुगल चिल्ला रहे थे सर, मैं उनका पूरा खानदान वही शादियां कर रहा था। आई एम सॉरी, किस साहब ने कहा क्या कहा, मैं उनके लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। उस डिबेट में अगर किसी ने कहा तो मैं इंश्योर करूंगी कि किसी को ठेस ना पहुंचे, मैं ये इंश्योर करूंगी। लेकिन अब जो पॉइंट मैं उठा रही हूं उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। फिरोज बख्श साहब, दिक्कत यही है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मोहन भागवत जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, सर संचालक ने, कि मुगलों ने जो किया आप उसके लिए मौजूदा मुसलमान को, आज के मुसलमान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब क्या कहते वो और क्या कहना चाहिए था उन्हें? नहीं देखिए, ऐसा है कि जो भी बात इन्होंने कही सरसंघ चालक ने बिल्कुल सही बात कही। और ये कहना कि अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे, तो भाई बताइए क्या गलतियां? कोई गलतियां नहीं। हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। तारीख की किताबों में लिखा है कि हमारे कुछ मुगल बादशाहों से या जो नवाब रहे हैं या सुल्तान रहे हैं उनसे गलतियां हुई हैं, ठीक है। और वो गलतियां, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे वो राम मंदिर हो, वो गलतियां हुई हैं। हैविंग सेड दैट, एक बात मैं बता दूं, देखिए असीम वखार साहब, आप बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है हिस्ट्री का तो आप जवाब देते हैं केमिस्ट्री का। आप अपने मुद्दे पे नहीं रहते हैं, आप कहानियां घड़ने लगते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए मेरी बात सुनिए। और अदिति जी के आप पीछे पड़ गए जी, आप जो है वो रूलिंग पार्टी की जो है प्रवक्ता है। अदिति किसी की प्रवक्ता नहीं है, वो सर्विस कर रही हैं। और वो अगर किसी की प्रवक्ता है तो भारत माता की प्रवक्ता है। पहले भी उन्होंने बात कही थी, बार बार इस तरह की बातें करके हल्केपन का मुजाहरा मत कीजिए। आज मुझे पता नहीं आपकी मैं इज्जत करता हूं, मेरे छोटे भाई मैं अपना बचाव कर लेंगे, आप क्यों आप अपना बचाव क्यों कर रहे हैं? फिरोज बख्श साहब एक सेकंड, प्लीज गिव मी 10 सेकंड्स प्लीज सर, आप उनका बचाव मत कीजिए। फिरोज बख्श साहब एक सेकंड, फिरोज बख्श साहब गिव मी 10 सेकंड्स सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज, थैंक यू। क्यों सैयद असीम बकार, आप कौन सी अदालत है मेरी कि जिसमें मुझे पेशी देनी है, मुझे खुद का बचाव करना है? मैंने क्या गलत किया है भाई कि मैं आपकी अदालत में पेशी देने आऊंगी? क्या सैयद असीम वकार, किसके बचाव की मुझे जरूरत है, किसके बचाव की नहीं? सुनिए ध्यान से, मैं सिर्फ एक ही अदालत में जाती हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, और वो जनता की अदालत है, जनता की अदालत। उसके अलावा मैं किसी की अदालत में पेशी नहीं देती, किसी की अदालत में नहीं देती पेशी, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। फिरोज बख्श साहब बात पूरी कर लीजिए, 40 सेकेंड्स, उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट का एक कमेंट प्लीज। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना,
हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। इंसान बनिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए, भारत माता को सपोर्ट कीजिए, इस हुकूमत को, इसके गवर्नेंस को सपोर्ट कीजिए। इसका मतलब है आप अपनी पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे। अपने बॉस को समझाइए, वो जहर उगलते हैं, ही स्प्यूज वेनम, भारत माता के अंदर आग लगाते हैं, इससे बचिए। है, आप बात करिए प्रगति की, आप बात करिए प्रोग्रेस की, आप बात करिए आगे बढ़ने की, तब हम आपकी तारीफ करेंगे। आप हमारे छोटे भाई हैं, हम दोनों टेबल की एक साइड पे बैठे हैं लेकिन अलग बात कर रहे हैं। तो बात भारत माता की बात कीजिए और इसको कंडेम कीजिए। इमाम साहब के खिलाफ जिसने धमकी दी है उसको बिल्कुल सही अल्फाज में उसको कंडेम कीजिए कि बिल्कुल गलत है, इमाम साहब के खिलाफ ना बोलिए। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट, क्योंकि सैयद असीम वकार ने आरएसएस पर कई आरोप लगाए थे। राजीव तुली जी, आपका जवाब सर। अच्छा, राजीव तुली तक इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर जल्दी से एक कमेंट लूंगी। बिलाल खान आपका। उससे पहले एक कमेंट लगातार सैयद अब्बास हाथ उठा रहे हैं। सैयद अब्बास जी अदिति जी, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि an eye for an eye will make the whole world blind। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, एक युवा होने के नाते मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर डॉक्टर मोहन भागवत साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब, इलियासी साहब और जो तमाम जो इस्लामिक क्लेरिक हैं और जो तमाम जो बीएचपी बजरंग दल अगर आपस में आके डायलॉग नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? नफरत की भाषा बोली जाएगी, हमें मोहब्बत की भाषा चाहिए। और जो ये ब्लेम करते हैं, जो इलियासी साहब ने राष्ट्रपिता कह दिया, शायद ये उनका मानना होगा, भारतीय का मानना है महात्मा गांधी। और आखिरी बात, ये जो बार बार लगातार मुगलों पे जो आरोप है कि ये इन्होंने टेम्पल्स को तोड़ा, ये किया वो किया, अरे थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए मेरे दूसरे दोस्तों बंधुओं। चोला डायनेस्टी में साउथ इंडिया से आता हूं, उन्होंने जम्मू में कितने टेम्पल्स फोड़े? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने फोड़े, कृष्णदेवराय ने फोड़े। तो एक समुदाय या एक मुगलों को करना ये बिल्कुल गलत है। और आखिर बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, लिंचिंग स्टॉप होनी है, या हिंदू मुसलमान में जो फिरका परस्ती है खत्म करना है, तो एक साथ, एक मंच, एक आवाज, एक बात करनी होगी और साथ में आना होगा। मैं आरएसएस का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, और मैं भी कोई पीएफआई का सपोर्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। लेकिन फिरोज भाई 10 सेकंड, फिरोज भाई 10 सेकंड सुनिए। फिरोज भाई साहब बोलने दीजिए प्लीज। फिरोज साहब प्लीज, आखिरी फिरोज भाई 10 सेकंड ले रहा हूँ, बस 10 सेकंड। अदिति जी, आखिर बात मैं ये कह रहा हूं, ना मैं पीएफआई के साथ हूं ना आरएसएस के साथ हूं, लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर पीस की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, वो कोई भी हो, मैं उसके साथ हूं। देखिए, हमारे डिफरेंसेस होंगे, हम एक दूसरे में बहस कर सकते हैं, लेकिन देश के हित में, अगर मुसलमान भाइयों के हित में, हिंदू भाइयों के हित में एक साथ जुड़ना है, बात करना है, एक मंच पर आना है, तो हमें आगे बढ़ना होगा, आगे सोचना होगा। आप सैयद असीम वकार को कैसे समझाएंगे? वो तो बात ही ऐसे करते हैं, आप और हम, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? आप और हम में तो वो बात करते हैं। अब उनका आप कौन है और हम कौन है वो अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन जिसका नैरेटिव ही आप और हम के डिवाइड पर खड़ा हो, उसे कैसे समझाएंगे आप? जी, आपका सवाल है। असीम भाई जो है वो बुद्धिमान आदमी है, बड़े भाई हैं, और वो जो भी बात कर रहे हैं हक की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है सभी भाइयों से कि उसके लिए आप और हम करना पड़ेगा हक की बात के लिए। नहीं, आप और हम की बात नहीं, लेकिन जो भी वो कह रहे हैं, नहीं, एक डिवाइड क्रिएट करना पड़ेगा हक की बात के लिए। नहीं अदिति जी, अगर बजरंग दल ने कुछ गलत किया है या आरएसएस ने, बीएचपी, उन्होंने कहा है, हक की बात है। पीएफआई ने गलत किया है, उन्होंने कहा है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए नाराजगी। अगर मोहन भागवत जी चाहते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। बुद्धिमत्ता का सर्टिफिकेट दे रहे, मैं अभी भी समझना चाह रही हूँ कि आप और हम का डिवाइड क्रिएट करके हक की बात की जाती है, तभी हक की बात हो सकती है। अगर मैं आज ये कहूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आज ये कहूं कि हर भारतीय को हक मिलना चाहिए, आप लोगों की भाषा हिंदू मुसलमान, मैं कहती हूं हर भारतीय को हक मिलना चाहिए, हिंदू मुसलमान, तो क्या वो मुमकिन नहीं है हक की लड़ाई? अगर मैं ये कहूं हर भारतीय को हक मिलना चाहिए, वो तभी मुमकिन है जब हिंदू और मुसलमान होगा। देखिए अदिति जी, हिंदू मुसलमान ही तो भारतीय हैं। हम दोनों को एक समझ रखिए, एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, आप और हम नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, यही सुनना चाह रही थी मैं तब से, इसीलिए बार बार सवाल पूछ रही थी। सैयद असीम वकार। जी हाजिर हूं, बताइए।
है सर, अदालत तो आप लगाते हैं सर। सर ये अदालत तो आप लगाते हाजिर हैं। हूं। मैं तो सर सवाल पूछती हूं सिर्फ, और सर मैं सवाल ये पूछ रही हूं आपसे, ये आप और हम का अलगाव क्रिएट बिना क्या हक की बात नहीं हो सकती? नहीं, देखिए मसला यह है कि दो आइडियोलॉजी काम कर रही है देश में। एक, देश के लोगों को देश का नागरिक मानती हैं और कहती हैं भारत एक सेकुलर मुल्क है, और दूसरी आइडियोलॉजी कह रही है कि नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम सरदार हो, बाकी हिंदू हैं और देश को हिंदू राज बनाना है। ये दूसरी आइडियोलॉजी है। फिर से डिफाइन कर दूं, एक आइडियोलॉजी कहती है देश सेकुलर है, भारत सेकुलर है, जितने लोग रहते हैं वो देश के नागरिक हैं। दूसरी आइडियोलॉजी कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन अलग हैं और बाकी सब हिंदू हैं। ये दूसरी आइडियोलॉजी। तो इसमें जिसको जिस आइडियोलॉजी के साथ खड़ा होना वो वहां खड़ा हो जाए। ना एक और आइडियोलॉजी है इसमें। हम और आप से मतलब ये होता है कि हम देश को, सुनिए, हम देश को मानते हैं। इसमें एक और आइडियोलॉजी है, अब वो आइडियोलॉजी मिस कर गए। सोच है, एक और यहाँ आइडियोलॉजी रहने वाले सब लोग भारत के नागरिक हैं, ये मेरी आइडियोलॉजी है। आपको अगर हमारे साथ खड़ा होना तो हमारे साथ खड़ी हुई है, वरना आप आजाद हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजी को पसंद कर लीजिए, जहां खड़ा होना खड़ी हुई है। इसमें आप कौन है? मैं कब रोक रहा हूं आपको? अरे सर आप कौन है अब इसमें? हम कौन है? भारत को सेकुलर मुल्क मानते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो अभी आपने आप और हम किया, इसमें आप कौन है और हम कौन है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। बता तो रहा हूं मैं आपसे। हाँ बताइए ना। कि हम वो आइडियोलॉजी मानते हैं कि देश सेकुलर है, यहाँ के रहने वाले भारतीय हैं, हम सब भाई भाई हैं, ये मेरी आइडियोलॉजी है। ये कहने में अब तो सर आपको 50 मिनट लगे हैं। तो मेरे साथ खड़ी हो जाइए। नहीं सर, मुझे किसी के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मुझे किसी के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ नहीं, क्योंकि मैं जिसके साथ खड़ी होती हूँ, मैं जिसके साथ खड़ी होती हूँ वो उस लाइन की बुनियाद है जिस लाइन में आप लगना चाहते हैं, और वो लाइन संविधान से स्टार्ट होती है, वो लाइन इस देश के कानूनों से स्टार्ट होती है, वो लाइन इस देश की होली बुक से स्टार्ट होती है। तो समझे आप? भारतीयता की बात करने वालों को मत बताइए आप और हम, समझ गए, मत बताइए। हाँ समझिए, अच्छा लगा मुझे कि आपको समझ में आया। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद वो आप और हमको और ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। बिलाल खान। दो लोग बैठे हैं आरएसएस के, जिन्होंने एक महिला बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ था, उसपे जो वो थे वो लोग रिलीज हुए थे, इन पे उनका किसी पर मुंह निकला। इनकी जो गुजरात की सरकार में बैठे हुए एमएलए वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया गया और 20 लोगों ने बलात्कार किया, उस पर किसी का मुंह नहीं खुलता। मौलाना साहब उस पर भी बोलते थे एक बार, तो हमें दिल से खुशी हो जाती। आप महिला हैं, ऐसे लोगों तो बोले ये दो लोग अभी बहुत भाईचारे की बात कर रहे थे, मिल के रहेंगे, सिल के अरे तो मुद्दों की बात करिए ना। जो गलत हो रहा है, चाहे हिंदुओं के साथ गलत हो, मुसलमानों के साथ हो, सिख के हो, ईसाई के साथ, सब पे बोलिए। लेकिन सेलेक्टिव चीज लेने का जो उनका एक कार्यक्रम बन गया है, देश समझता है। और आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया, ये दो लोग जो बैठे, फिरोज भट्ट साहब हो गया, दूसरे जो सैयद साहब हैं, उन्होंने ये सारी बात कर दी। बिलाल खान, भाईचारा होना चाहिए, बिलाल खान, भाईचारा दोनों तरफ। बिलाल खान मेरी डिबेट देखिएगा जरा, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। हाँ सुनाइए। डिबेट देखिएगा मेरी, थोड़ा ज्यादा ध्यान से, सिर्फ देखिएगा नहीं, गलत कहा मैंने, सुनिएगा। सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है? और अभी ट्रिपल तलाक का रोना रो रहे थे आप, उसका संबंध किससे था? ट्रिपल तलाक का संबंध किससे है? ना ट्रिपल तलाक में महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है। ट्रिपल तलाक में महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो आपको चुप जाती है। मुद्दों की बात नहीं, ट्रिपल तलाक में महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो चुप जाती है आपको। अधिकारों की, और आप हिंदू मुसलमान में ही डिवाइड करते रहेंगे इस देश को। मैं सबसे कह रही हूँ बिलाल खान ये बात, और पिछले 1 घंटे से भी ज्यादा से कह रही हूँ। आप सब बस, आप सैयद असीम वकार, आप और हम, आप हिंदू मुसलमान, इसके आगे बढ़िए भाई। 21वीं सदी का भारत है, आगे लेकर जाइए इसे और भारतीय की तरह सोचिए। फिरोज भट्ट साहब 30 सेकंड मुझे कंक्लूड करना है डिस्कशन, प्लीज। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कंक्लूजन में, सुनिए बिलाल मियां, चांद शहजादे, आप मेरे बेटे की तरह हो। थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। इस डिबेट में हमको कुछ लोगों ने तू और मैं में बदल दिया।
तू और मैं अब नहीं होगा। 1947 में तू और मैं हो गया, दूसरा पाकिस्तान। फिरोज बख्श जैसे लोग, आप जैसे लोग, वकार साहब जैसे लोग, बिलाल जैसे लोग नहीं बनने देंगे। हम सब मेज की एक तरफ बैठे हुए। और आखिर में एक बात कहूंगा मैं, सुनिए, मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर दोस्त कोई नहीं है। इस बात को गांठ में बांध लीजिए, तभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे और विश्व गुरु बनेंगे। हम सब एक हैं, ठीक है? इस बात तू और मैं ना करिए। हम हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, ठीक सर। हम एक बहुत बड़ा मोदी जी के। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूंगी और इसे और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़कर भारतीय होने की तरह, भारतीय की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। जितने भी नैरेटिव्स आपके इर्द गिर्द सियासत बुनती है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।